नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को कृषि क्रांति के बारे में बताऊंगा। पिछला जो वीडियो था वो कृषि से संबंधित था, यह उसका दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको क्रांति के बारे में बताऊंगा जो कि कृषि से संबंधित होगा। एक चीज, हर पॉइंट स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छे एवं सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध तरीके से आपके दिमाग में बैठते हुए चला जाएगा। बहुत सी परीक्षाओं में क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे पूछ लिया गया, हरित क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ऐसे तमाम प्रश्न, या विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है, या भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ, किस सन में हुआ, ऐसे तमाम प्रश्न जो है क्रांति से संबंधित पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम कृषि क्रांति का अर्थ समझें। देखिए, अगर कृषि का मतलब समझें तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेतों में जुताई से लेकर कटाई तक उसमें जो संपूर्ण क्रिया विधि होती है वह कृषि के अंतर्गत आती है। वो चाहे सिंचाई हो, चाहे मड़ाई हो, चाहे उसकी गुड़ाई हो, कोई भी कार्य अगर हम खेत में करते हैं तो वो कृषि से संबंधित आती है। और यदि हम क्रांति के बारे में जाने तो क्रांति का अर्थ होता है बदलाव। और यदि हम क्रांति की परिभाषा के बारे में समझें तो क्रांति की परिभाषा यह है कि पूर्व की स्थिति में परिवर्तन कर देना ही क्रांति कहलाता है। बहुत सी क्रांतियों के बारे में सुने होंगे। जब हमारा देश गुलाम था, भारत जब गुलाम था, यानी गुलामी से लेकर स्वतंत्रता तक, इसके बीच में अनेक क्रांतियां आई और उन्हीं क्रांतियों के जरिए ही भारत जो है वो आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। हमारे देश के महान योद्धा जो है, जैसे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा ने मिलकर अनेक क्रांतियों को जो है लाए, जिसके कारण जाकर हमारे देश की जो है, हमारे देश को जो है आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली। एक क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही रोचक क्रांति थी, जो है 1857 की क्रांति। तो वो तो आजादी और गुलामी की जो क्रांति थी उसके बारे में था, लेकिन ये जो क्रांति है ये कृषि से संबंधित था। तो इसका अर्थ और परिभाषा आप लोग समझ चुके हैं। आइए थोड़ी सी इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए, क्रांति, कृषि में क्रांति लाने का उद्देश्य क्या था, इसकी लाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या इसके लाने के पहले कृषि की व्यवस्था जो थी वो ठीक नहीं थी, सब जानेंगे, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से। देखिए, अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 पहले, यानी देश की आजादी के पहले हमारे देश में एक बार बहुत ही भीषण अकाल पड़ा, यानी स्वतंत्रता के पहले भीषण अकाल पड़ गया, भूखमरी फैल गई, लाखों लोग मारे गए। ये बात बंगाल की है। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तब भी भारत की जो कृषि व्यवस्था थी वो काफी चरमरा गई थी, ठीक नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे सुधार होता गया, फिर इसमें क्रांति लाई गई, हरित क्रांति। किसके द्वारा लाया गया इसको भी मैं बताता हूं। तो कोई भी क्रांति अगर किसी भी क्षेत्र में लाई जाती है तो इसका मतलब, उसका अर्थ होता है बदलाव का नजरिया बदला जा रहा है, यानी बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं इससे संबंधित कुछ जानकारियां। देखिए, जो एक कृषि क्रांति है इसमें तीन बड़े नाम ऐसे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये जो क्रांतियां हैं इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्रांति है, जो सबसे ज्यादा काफी विख्यात क्रांति है, वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति
इसमें तीन बड़े नाम ऐसे हैं जो काफी फेमस हैं। जैसे पहला जो नाम है वो है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक हैं, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक हैं। इनको विश्व हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लिख लीजिए आप लोग, नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिका के एक कृषि वैज्ञानिक हैं जो विश्व हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। आइए हम बात करते हैं अगले नाम की। तो ये जो हरित क्रांति है, इस शब्द की उत्पत्ति कर्ता कौन है? हरित क्रांति, सिर्फ हरित क्रांति शब्द की उत्पत्ति कर्ता जो है वो है विलियम गार्ड। विलियम गार्ड जो यूएसए के हैं। इन्होंने जो है हरित क्रांति शब्द के उत्पत्ति कर्ता इनको माना गया है, विलियम गार्ड को। ये भी कई बार पूछाता है कि हरित क्रांति शब्द के उत्पत्ति कर्ता, तो अगर आप जानेंगे नहीं तो नॉर्मन बोरलॉग को आप लोग चिन्हित करके आएंगे। इसलिए याद रखिए कि हरित क्रांति सिर्फ शब्द की बात करेगा तो विलियम गार्ड, और अगर पूछा जाएगा कि हरित क्रांति सबसे पहले लाया कौन, तो नॉर्मन बोरलॉग। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो भारत के कृषि वैज्ञानिक हैं। भारत के कृषि वैज्ञानिक, अगर हरित क्रांति में भारत की बात की जाए तो इनका नाम सबसे पहले आता है। आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये जो है नाम है। आइए हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखिए परीक्षा में वही चीज ज्यादा पूछा जाता है जो काफी दबे होते हैं। तो इस क्रांति में मैं आपको इतना बता दूंगा कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम बात करते हैं भारत में जो हरित क्रांति आई वो आई 1966 और 67 में। 1966-67 में एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा जो है ये हरित क्रांति जो है ये लाया गया। इसका संबंध जो था वो खाद्यान्न से था। इसका जो संबंध था वो खाद्यान्न से था। खाद्यान्न मतलब गेहूं चावल इसी सब से। 1966-67 में जब लाया गया उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, और जो खाद्यान्न जो इसका संबंध जो खाद्यान्न से था, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो वो पड़ा गेहूं पर। गेहूं पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, यानी पैदावार जो बढ़ी वो गेहूं पर, और उसके बाद अगर दूसरे नंबर की बात करें तो वो चावल पर। सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पर, दूसरे नंबर पर चावल। और यदि हम बात करें सबसे कम मतलब कि हरित क्रांति आने के बाद किस फसल पर यानी किस चीज पर उसका कुप्रभाव पड़ा, तो कुप्रभाव अगर हम बात करें तो वो मोटे अनाज पर। मोटे अनाज, इस पर हरित क्रांति का कुप्रभाव पड़ा है। मोटे अनाज की जो पैदावार है आज भी कम है। मोटे अनाज में जैसे बाजरा हो गया, जौ हो गया, और उसके बाद चना हो गया, आदि की पैदावार जो है कम हो गई। पैदावार बढ़ी किसकी? गेहूं और चावल की। एक एक पॉइंट बढ़िया से समझिए। आइए हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हरित क्रांति से संबंधित, तो किन राज्यों को सबसे पहले चुना गया कि इस राज्य पर जो है प्रयोग किया जाए, यहां पर सबसे पहले लागू किया जाए? तो लागू ये किया गया कि सबसे पहले पंजाब, उसके बाद हरियाणा। पंजाब और हरियाणा इन दो राज्यों पर सबसे पहले हरित क्रांति के जो उन्नतशील जो बीज लाए गए थे दूसरे देश से, इन्हीं दो राज्यों पर सबसे पहले यहाँ की कृषि भूमि पर प्रयोग किया गया। धीरे धीरे पूरे देश पर, अपने पूरे जो राज्य थे वहां पर धीरे धीरे इसको फैलाया गया। पहले जो है आज के अगर 30-40 साल पहले की बात करेंगे तो गेहूं की पैदावार सिर्फ 1 या 1.5 या 2 कुंटल बहुत मेहनत कर लेता था किसान। लेकिन अब ऐसे हाइब्रिड जो है बीज आ गए हैं कि अब उनकी पैदावार इतनी है कि 1 कुंटल में 6 से 7 कुंटल गेहूं, 1 बीघे में 6 से 7 कुंटल गेहूं जो है पैदा होता है।
तो यही है बदलाव, कृषि में यही बदलाव है। अनेक नए यंत्र लाए गए जिससे हर एक चीज आसान हो गया। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर कहीं पर किसी भी क्षेत्र में विकास होता है तो साथ साथ उसका एक पहलू, यानी एक सिक्के के दो पहलू, एक तरफ विकास तो दूसरी तरफ विनाश भी है। अगर हम कृषि में ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं तो हमारे जो मित्र कीटाणु हैं, यानी जो हमारे मित्र जीव हैं, जैसे केचुआ हो गया, ये ऐसे जीव जो है उसमें नष्ट भी हो जाते हैं, तो नुकसान भी है। आइए अब हम आगे बात करते हैं। तो कृषि का जो प्रभाव है आज भी देखने को मिल रहा है। अगर वही पुरानी पैदावार पे हम लोग टिके होते तो ये समझ लीजिए कितनी जनसंख्या है कि आज खाने के लिए जो है अनाज ये उपलब्ध ना हो पाते, यानी महामारी फैल जाती। कौन सी महामारी? भूख की महामारी फैल जाती। मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि जैसे हम लोग बस ट्रेन पर यात्रा करते हैं तो हमारा ये फर्ज है कि बस स्टैंड हो या चाहे प्लेटफार्म हो या कोई क्या कहते हैं सार्वजनिक स्थल हो, वहां पर हम लोग क्या करें, साफ सफाई रखें। हम कोई चीज खाते हैं उसको डस्टबिन में डालें, कूड़ेदान में डालें, या उसको अपने बैग में रख लें। कहीं पर जब डस्टबिन या ऐसी जगह मिले जहां पर कूड़ेदान फेंके जाते हैं वहां पर फेंके, जिससे हमारा देश स्वच्छ रहे, साफ रहे, बीमारियां ना हो। हम लोग कई बार ट्रेन बस में यात्रा करते हैं तो हम लोग इस बोतल का प्रयोग करते हैं और इसके जल को ग्रहण करने के बाद हम क्या करते हैं, डिब्बे को ऐसे फेंक देते हैं। दोबारा क्या होता है कि इसके जो व्यापारी होते हैं इसको ले जाकर फिर दोबारा पानी हम इन लोगों को क्या करते हैं, बेच देते हैं। होता क्या है, ये 6 महीने पड़ा रहे सड़क के किनारे कि साल भर पड़ा रहे, इसमें अनेक बैक्टीरिया वायरस जो है इसी में प्रवेश कर जाते हैं। बाद में हम लोग क्या करते हैं, पी लेते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो हम करें क्या? मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी है, जिनको पता है वो अन्य लोगों को बताएं, जिनको नहीं पता है ये वीडियो देखने के बाद दूसरों को भी बताएं। इसके ढक्कन को खोलने के बाद हम पानी को ग्रहण कर लें, उसके बाद इसके ढक्कन को ऐसे पिचकाकर इसी के अंदर डाल दें। अब ये दोबारा उपयोग नहीं हो सकता, ना तो इसमें से ढक्कन बाहर आएगा। अगर दोबारा ढक्कन लगाते हैं तो हम लोग जब पिएंगे तो ये जाने रहेंगे कि इसमें इसके अंदर ढक्कन पड़ा है, ये उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए इसकी जो लाइफ है यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये जानकारी आप दूसरों को दीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली क्रांति के बारे में। तो ये जो है परीक्षा में कई बार जो है पूछा गया है, जैसे हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो आप लोग इसको याद रखिए। आइए अब हम एक एक के बारे में उसका श्रेय, यानी उसमें किसका सबसे ज्यादा योगदान है, उनके जो योगदान करता है इनके बारे में जानते हैं। हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न से है, और इसके जो श्रेय करता है, यानी जो इसके संस्थापक है वो है एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब होता है सफेद, और दुग्ध भी सफेद होता है, यानी याद करने में आसानी होगी। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, इसका श्रेय वर्गीज कुरियन जी को जाता है। नीली क्रांति, इसका संबंध है मत्स्य पालन यानी मछली पालन से है, इसका श्रेय अरुण कृष्णन जी को जाता है। फिर है गुलाबी क्रांति, जिसका संबंध झींगा मछली से है, जिसके श्रेय करता है दुर्गेश पटेल जी हैं। फिर अगली क्रांति है स्वर्ण क्रांति, जो बागवानी से संबंधित है, यानी बागवान से संबंधित है, और ये जो है निरपक टूतेज जी जो है इसे संबंध रखते हैं। अगला है लाल क्रांति, इसका संबंध दो से है, टमाटर और मांस दोनों से। हो सकता है पेपर में जैसे दे दे, पहला ऑप्शन टमाटर, दूसरा दे दे मांस, और तीसरा ऑप्शन हो कि ए व बी दोनों, फिर चौथा दे दे इनमें से कोई नहीं। तो टमाटर और मांस दोनों से है, इसका संबंध विशाल जी से है। रजत क्रांति, इसका संबंध अंडा से है। फिर है पीली क्रांति, इसका संबंध तिलहन तेल से है, जिसके सैम पित्रोदा और राजीव गांधी जी जो है इसका श्रेय उनको जाता है। फिर है अमृत क्रांति, जिसका संबंध नदी परियोजनाओं से है। फिर है सुनहरी क्रांति, जिसका संबंध बागवानी और फल दोनों से है। फिर है गोल क्रांति, आलू गोल भी होती है, याद करने में आसानी होगी। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल से है। इसमें इसलिए इन क्रांतियों को लाया गया ताकि इनकी पैदावार, इनकी उत्पादकता बढ़ सके, और बढ़ी भी है। अब तो गांव गांव में मत्स्य पालन हो रहा है, कहीं पर बाग लगाए जा रहे हैं, कहीं पर फूलों की खेती हो रही है, कहीं पर मछली का जो है उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।
दूध का भी देखिए गांव गांव में अब डेयरी खुल गई है। यानी इन क्रांतियों का प्रभाव ऐसा नहीं है कि बस ये कागज तक ही सीमित है, इसका प्रभाव हम लोग आज भी देख रहे हैं और इससे किसानों को फायदा भी है। जैसे डेयरी खुली है तो जिनके यहाँ दुग्ध का उत्पादन हो रहा है उससे उनको लाभ भी मिल जाता है। कुछ और क्रांतियां हैं जैसे एनएच क्रांति। एनएच क्रांति जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से है, जो भारत के 4 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों को जोड़ने का काम करती है। उस सड़क का जो है नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और ये है एनएच जो क्रांति से संबंधित है। फिर एक क्रांति है मूक क्रांति। मूक क्रांति जिसका संबंध मोटे अनाज से है। अगली जो क्रांति है वो है बादामी क्रांति, इसका संबंध जो है मसाला से है। जो बादामी क्रांति है वो मसाला से संबंधित है। तो जो आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं जो परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन क्रांतियों को मैं यहाँ पे बता दिया हूं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। जो आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो इंटर में है, हाई स्कूल में है, कक्षा 8, 9, 10 जो भी जिस क्लास में है, सबके लिए ये वीडियो उपयोगी है, क्योंकि कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।